हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए एमपी नीट का पूरा ब्रोचर आउट हो चुका है। काउंसलिंग शेड्यूल तो आ ही गया है, रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ में ब्रोचर डिस्कस करूंगा। ब्रोचर में क्या क्या होता है वो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग कौन कौन कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा, सिक्योरिटी मनी कितनी लगती है आपकी और किस राउंड में सिक्योरिटी मनी देनी है वो बताऊंगा, कितने राउंड की काउंसलिंग होगी वो बताऊंगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बताऊंगा साथ साथ। उसके बाद आपका बॉन्ड क्या है, कितने बॉन्ड रहेगा वो बताऊंगा। अगर आपको सीट मिल गई तो आप किस तरीके से उसको रिजाइन कर सकते हो ये भी बताऊंगा आपको साथ में। कब कब आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफीट हो सकती है उसके बारे में, मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल होलिस्टिक वीडियो है ये। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है कि काउंसलिंग में किस तरीके से कौन से रूल फॉलो करने होते हैं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, फिर आप अपनी एक कंप्लीट काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके रखो जिससे कि बाकी लोगों को भी इस तरीके का अपडेट मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं कि एमपी नीट के अंदर कौन कौन से रूल लागू होते हैं। बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल चलता है। सबसे पहले इसका एक शेड्यूल आएगा, इसके बाद उस शेड्यूल में रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बातें की जाएंगी। फिर आपके लिए स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन मिलेगा। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प दर्ज करना होगा। वरीयता सूची का प्रकाशन, चॉइस फिलिंग जहां बोला मतलब पहले स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन सी सीट मिली, किस कॉलेज में सीट मिली है। अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है वो मैं अभी यही समझा देता हूं। ये जो एमपी नीट का ब्रोचर होता है इसमें क्या है, ये 2018 का ब्रोचर ये लोग ऊपर लिख के रखे हुए हैं, पता नहीं कौन से सिस्टम से बनाते हैं। 2018 में जो ब्रोचर जारी हुआ उसको इन्होंने सबसे टॉप पे लिख रखा है। फिर इसमें जैसे जैसे अमेंडमेंट होते गए ना 2019, 20, 22, 24, 23 जो भी, वो इस ब्रोचर के नीचे डाल दिए। मुझे नहीं समझ आता इसका मतलब क्या है। जब ये अमेंडमेंट हो गया तो उसको सीधा लिख दो कि अब इस तरीके के नियम चल रहे हैं, बात खत्म। वो 2018 में क्या था, फिर अमेंडमेंट क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना है और कुछ नहीं है। तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिशन के लिए आपको अपने जो आपका कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको वहां पे जाके फीस जमा करनी है। ये सारी चीजें लेके जाने के बाद डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करे जाएंगे। उस वेरिफिकेशन के लिए एक वहां पे कमेटी बैठी होगी कॉलेज में, वो कमेटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो फीस जमा होने के बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपको आपकी पोर्टल से डाउनलोड होगा। जब आप अपनी निर्धारित प्रवेश शुल्क राशि पोर्टल पे जमा करेंगे उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। ये देखो लिखा है इसमें, पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश शुल्क और आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय में जमा कराने पर पोर्टल से प्रवेश पत्र जारी होगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर लिए जाएंगे, ठीक है, तभी आपको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी संबंधित रिक्ति के विरुद्ध प्रवेश अंतिम माना जाने अथवा रिक्तियां उत्पन्न होने की दशा में बेहतर विकल्प का लाभ चुन सकेगा। बेहतर विकल्प पाठ्यक्रम विषय महाविद्यालय से संबंधित होंगे। बेहतर विकल्प इसको बोल रहे हैं लोग अपग्रेडेशन को। अपग्रेडेशन जो हम लोग वर्ड सुनते हैं ना बाकी सारी जगह पे, उसी को ये लोग बेहतर विकल्प बोल रहे हैं। हिंदी में लिखा है इसलिए है। बाकी अब जो प्रोसेस चालू होगा वो सारा प्रोसेस यहाँ पे पूरा पुराना अपडेट दिया हुआ है। ये 2018 वाला, जैसे मैंने आपको बताया ये लोग ऑलरेडी 2018 के दुकानदार यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर इसके बाद जो अपडेटेड या यू कैन से कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो चीजें ये लोग लिखे हुए हैं इसके नीचे, जो अपडेट होके आया है वो चीजें। अब मैं एक दो चीजें जो यहाँ पे एप्लीकेबल है 2018 की वो आपको साथ में बताते चल रहा हूँ। प्रवेश का निरस्तीकरण, जैसे मान लो आपका जो एडमिशन है वो किसी भी तरीके से अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल होने की कंडीशन इसमें इन्होंने लिख दी है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की अर्हता
पात्रता, प्रवर्ग, श्रेणी, मूल निवासी आदि संबंधी असत्य पाए जाने पर, जैसे आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस समय पे अगर इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इन बेसिस पे अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है तो आपके लिए क्या कंडीशन लागू होगी? कंडीशन ये लागू होगी कि फिर आपको जो एमपी के अंदर मेडिकल के लिए जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे, मतलब आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे जो मुझे लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि आप लोगों का जो एडमिशन कैंसिल होगा उसके लिए आपको पूरा का पूरा चांस दिया जाएगा कि आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उस कारण बताओ नोटिस में आप अपना जवाब दाखिल करके उसको भी आप अपना कैंसिलेशन रुकवा सकते हो। बट अगर कैंसिल हो गया तो फिर आप आगे की जो एमपी के अंदर जो मेडिकल के एग्जाम्स या एडमिशंस होंगे उनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। राशि एवं दंड की बात करते हैं, शास्ति एवं दंड। अगर इस कंडीशन में अगर आपका किसी भी कंडीशन में एडमिशन कैंसिल होता है, इसमें लिखा है निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3 वर्ष तक और परा स्नातक पाठ्यक्रम में या स्नातकोत्तर के लिए अभ्यर्थी 2 वर्ष तक के लिए स्वयं अनहरित होगा। किसके लिए? नियम 15 के सिवाय त्याग पत्र देने की दशा में, प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम में पूर्ण नहीं करने की दशा में, या फिर प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम में किसी भी समय पूर्णतः निष्कासित किए जाने की दशा में एवं नियम 16 के तहत प्रवेश निरस्त किए जाने की दशा में, जो मैंने नियम 16 भी आप लोगों को ऊपर डिस्कस करके बताया है। ठीक है, ये देखिए ऊपर के ब्रोचर में वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं देख के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जो मेन ब्रोचर शुरू होता है जिसके लिए इन्होंने नए नई चीजें ऐड करना शुरू करी है वो बता देता हूं। देखो यहाँ पे एमपी के अंदर, एमपी एक क्लोज स्टेट है तो यहाँ पे काउंसलिंग कैसे चलती है? राउंड 1 की काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2, फिर आएगा मॉपअप राउंड, इसके बाद सीट बचती है तो आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। राउंड 1 कंप्लीटली एमपी डोमिसाइल के बच्चों के लिए होता है। अगर आप एमपी डोमिसाइल हो तभी आप राउंड 1 में अप्लाई कर सकते हो। राउंड 2 क्या होता है? ओपन फॉर ऑल होता है लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन क्या डाली है? अगर एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट नहीं है तब जाके ये ओपन फॉर ऑल होगा, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है। राउंड 2 में कैसे ऐसा हो जाएगा कि एमपी डोमिसाइल बच्चे नहीं अवेलेबल होंगे? और एमपी में क्या है? मेधावी स्कीम चलती है तो मेधावी स्कीम की वजह से बच्चे अवेलेबिलिटी हो जाती है। मेधावी स्कीम में मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये मेजर चेंजेस क्या है आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट वीडियो डिस्कस करा है विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। मॉपअप राउंड में भी सेम यही होता है, मॉपअप राउंड में भी ओपन फॉर ऑल है बट अगर एमपी डोमिसाइल बच्चे नहीं अवेलेबल है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तभी होता है जब मॉपअप राउंड के बाद भी कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। ये एमबीबीएस और बीडीएस का सिंपल सा फंडा होता है। एलिजिबिलिटी आपकी वही है जो नीट की एलिजिबिलिटी है। इसके नीचे आपको एमडीएस बीडीएस डिप्लोमा के बारे में दिया गया है, वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब आगे आपकी आ जाती है रिजर्वेशन की बात। देखो यहाँ पे अब देखो ये बात, इनकी हरकत देखो। यहाँ पे 2018 का रिजर्वेशन सिस्टम का ये लोग बता के रखे हुए हैं कि अनुसूची 2 में इस तरीके का रिजर्वेशन लागू होगा। अरे यार अब जब ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड कर दिया है आपने तो यहीं पे लिख दो ना कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आएगा। अब एक बार यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन, फिर ये लिखेंगे अभी आगे चल के जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है तो ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा भी लिखेंगे। गजबे हाल है यार, क्या बताएं इनको। एससी के लिए 16% रिजर्वेशन रहेगा, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 14% और यहीं पे आप लोग ऐड कर लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होगा। ये श्रेणीवार आरक्षण की बात कर रहे हैं। प्रवर्गवार आरक्षण देख लेते हैं। देखो एमपी के अंदर क्या होता है, जो एमपी के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं या प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट एमबीबीएस स्लैंड बीडीएस, यहाँ पे 15% जो सीट होती है टोटल इनटेक का वो एनआरआई कोटे के लिए जाती हैं। एनआरआई कोटे से इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है इसलिए ये लोग एनआरआई कोटे के लिए ये सीट्स रखते हैं। ये अभी मैं बता दूं ये सीट्स क्या है, जैसे ही आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा तो मॉपअप राउंड तक अगर ये सीट मतलब राउंड 2 के बाद अगर ये पूरी सीट नहीं भरती हैं तो ये कन्वर्ट होके अनरिजर्व सीट में आ जाती हैं। ये चीज अभी आप समझ लीजिए। तो ये 15% सीट्स मॉपअप में एनआरआई के लिए होती हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए 30% सीट्स रिजर्व हैं।
दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 5% सीट्स रिजर्व हैं। स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में केवल 3% सीट रिजर्व हैं, वो भी केवल शासकीय महाविद्यालयों, दैट मीन्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सैनिक अभ्यर्थी एमबीबीएस बीडीएस के लिए 3% सीट अवेलेबल है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ये हो गया रिजर्वेशन का सिस्टम, जो कि आप लोगों को रिजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकोगे फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो बिना डॉक्यूमेंट की आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, फिर जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और डॉक्यूमेंट सही नहीं निकले, तो आपका पूरा का पूरा जो मिली हुई सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति, चयन परीक्षा की अंक सूची की प्रति, मतलब आपकी जो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एमसीआई डीसीआई द्वारा निर्धारित अर्हता परीक्षा की हायर सेकेंडरी अंक की मूल प्रति, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको दोनों देना है, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए एमपी का। अब ये वाला ध्यान दो, देखो परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट क्यों लगता है, उसका रीजन है। रीजन क्या है आप लोग शायद समझ गए होंगे। भैया जो मेधावी स्कीम है या यहाँ पे जो ओबीसी एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लगती है, स्कॉलरशिप स्कीम और मेधावी स्कीम में दोनों में इनकम का क्राइटेरिया भी ऐड किया हुआ है। तो अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो विदाउट इनकम सर्टिफिकेट इनकम क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा कि किस पेरेंट्स की कितनी इनकम है। तो जिस एग्जाम में जैसे आप 2025 में बैठे हो, तो 2024 में क्या इनकम थी वो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है आपको, लिखा है ना। परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है, आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हो। आपको अपना आधार कार्ड देना है। आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए आपको अपना जो भी यू कैन से कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा देना है। अगर आप डिसेबिलिटी से आते हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है। एनआरआई से आते हो एनआरआई के डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं। संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज, आपको एक ये मिलेगा क्या, यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट में आपको ये दो चीजें भरनी है। एक सीट लिविंग बॉन्ड, आपको सीट लिविंग बॉन्ड का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इसको साइन करके देना ही देना है। अगर आप मेधावी छात्र से बॉन्ड ले रहे हो तो वो भी बॉन्ड फिल करना है। क्या बॉन्ड है मेधावी छात्र का, कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे बना के डाली हुई मैंने अपने ही चैनल पे, उसको देखो। मेधावी एलिजिबिलिटी चेंज हुई है उनको भी देखो, फिर डिसाइड करो भी आपको इस बार काउंसलिंग करानी है एमपी के प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कि नहीं करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश से अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने संबंधी पत्र, मतलब आपने एमपी के अलावा और किसी स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है, ये भी आपको अंडरटेकिंग देनी है। अब अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी का संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र, वो तो एनआरआई के लिए है, ठीक है। सैनिक प्रबल से आप लोग तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट डिस्कस कर। अब बाकी आगे की कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बॉन्ड क्या है, कब आपको सिक्योरिटी मनी देनी है, कब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, रिजाइन कब कर पाओगे, ये सारे रूल डिस्कस करूं उसके पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। करियर सपोर्ट नीड पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। पेड काउंसलिंग हम लोग देते हैं। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग फ्री काउंसलिंग सर्विसेज दे रहे हैं। देखो यार, जितना हमसे फ्री हो जाता है उतना हम यूट्यूब पे आपको चीजें दे रहे हैं। हर एक चीज यूट्यूब पे होलिस्टिकली डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे कट ऑफ से लेके रूल रेगुलेशन जो कुछ भी हो। आपको फ्री चाहिए, यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली वीडियो देखो, सीखो और फ्री काउंसलिंग कर लो। आप लोगों को हमसे पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, पेड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग है हमारी। ऐसी नहीं कि बहुत महंगी होगी आप अफोर्ड ना कर पाओ। आयुष कोर्स के लिए अलग है, एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए अलग है। ये आप लोगों को ब्रोचर चाहिए तो आप लोगों को ब्रोचर करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ब्रोचर ले सकते हो। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर नीचे आप देख रहे हो आ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8925130473।
इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो। बाकी आप लोग इस पे कॉल मत करो, कॉल हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है कॉलिंग सर्विसेज। कोई भी हो, आप प्रीमियम स्टूडेंट बन जाओ, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो, आपको प्रॉपर कॉलिंग सर्विसेज मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल आ चुका है करियर सपोर्ट नीट का, उसका आप लोगों को लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट 100 ज्वाइनर्स के लिए 30% का ऑफ मिलेगा पेड काउंसलिंग में, 100 to 200 ज्वाइनर्स के लिए 20% का ऑफ मिलेगा पेड काउंसलिंग में, और 200 to 300 ज्वाइनर्स जो होंगे उनके लिए 10% का ऑफ पेड काउंसलिंग में मिलेगा। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपना क्लेम करो जो ऑफ है। अगर आप फर्स्ट 100 ज्वाइनर्स में आते हो तो फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। सपोज मेरी काउंसलिंग सर्विसेज 5000 की है तो इसमें सीधा का सीधा 1500 का ऑफ आपको मिल जाएगा जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100% मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के फायदे ही बहुत सारे हैं, जितनी भी पीडीएफ अपडेट आएंगे वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आपको यूट्यूब में भागने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। ये देखिए आप फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करा, मैंने आपने ऑलरेडी बताया कि काउंसलिंग कैसे चलती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड, ये 4 राउंड अभी तक डिफाइन रहते हैं एमपी नीट की काउंसलिंग में। राउंड 1 में अगर आप एफडी डोमिसाइल हो तो आप रजिस्ट्रेशन कोई भी कर दो, एलिजिबल हो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपकी पूरी जानकारी पोर्टल पे आ जाएगी। अगर आपने पोर्टल पे कोई भी गलत जानकारी दी तो आपका पंजीयन निरस्त हो जाएगा, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण के पश्चात सेकेंड राउंड के बाद एवं काउंसलिंग के अंतिम चरण जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं से पूर्व पंजीयन खोला जाएगा। आप मतलब ये समझिए कि राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप राउंड 2 में जा पाएंगे, अदरवाइज आप सीधा मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें पूर्व में पंजीयन कराए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी भी पंजीयन कर सकेंगे। समझ गए आप, मतलब फ्रेश कैंडिडेट्स भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखो जो मैंने बताया था वही यहाँ पे चीजें लिखी, जैसे इन्होंने यहाँ 4 नंबर में क्या लिखा है, नियम 11 के उपनियम 2 के खंड खा के पश्चात निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। अर्थात जो वहां लिखा है वो अब इसको ये रीड करो। अब देखो, प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य पात्र अभ्यर्थी जो स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 2 का के अनुसार द्वितीय चक्र में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी मनी का फंडा डिस्कस किया जा रहा है। मैं सिक्योरिटी मनी के बारे में तुम्हें बता देता हूँ कि सिक्योरिटी मनी का फंडा क्या बोल रहे हैं। एमपी नीट की काउंसलिंग में राउंड 1 में कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है, लेकिन राउंड 2 में आप जैसे ही जाओगे तो सिक्योरिटी मनी लगेगी, सबके लिए लगेगी। अगर आप अनरिजर्व कोटे से आते हो तो और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप रिजर्व कोटे से आते हो और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। ये सिक्योरिटी मनी सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 के लिए है। अभी जैसे ही हम लोग मॉपअप राउंड में पहुंचेंगे वैसे ही मॉपअप राउंड में सिक्योरिटी मनी का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। एनआरआई के लिए यहीं पे बता दूं, अगर आप एनआरआई कोटे से आते हैं तो आपको 10 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। समझ गए आप, यहाँ पे 10 लाख आगे लिखा है, दिखाऊंगा, लेकिन ये सिक्योरिटी मनी वाला कॉलम चल रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये वाली स्कीम जो लिखी है ये पीजी के लिए लिखी है, पीजी वालों के लिए एप्लीकेबल है। देखो, अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क की राशि का समायोजन नियम 12 के उपनियम अनुसार किया जाएगा। इनका मतलब ये है कि जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा करी तो इसको आपको मतलब एडजस्ट कैसे किया जाएगा। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपकी एडमिशन फीस में ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी एडजस्ट हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब ये देखो, नियम 11 के उपनियम 7 के स्थान पर, इसको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ सिंपल चीजें। अभी तक क्या होता था कि आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अभी ऑप्शन मिलेगा। में लिखा है काउंसलिंग के द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा दी जाएगी। यह विकल्प पाठ्यक्रम, महाविद्यालय, विषय अथवा श्रेणी संबंधित हो सकेगा। के बाद काउंसलिंग के अंतिम चक्र में केवल निम्नलिखित पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा। अंतिम चक्र इनके हिसाब से कौन सा होता है, मॉपअप राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड 2 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ
सीट्स ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चक्र में आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिली है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश लिया है एवं अपग्रेडेशन का चयन किया है, मतलब आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा है। नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी, मतलब अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भी आप लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक, अब मॉपअप राउंड की सिक्योरिटी मनी देख लो, सिंपल लिखा है यहाँ पे, मॉपअप राउंड की जो सिक्योरिटी मनी है वो सिक्योरिटी मनी कितनी है, 2 लाख रुपए, अग्रिम रुपए 2 लाख जमा करने होंगे। आप लोगों को किसी भी कैटेगरी से हो आप, अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप राउंड 1 राउंड 2 से यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए आए हो, तब भी आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी ही करनी है, देयर इज नो डाउट, सब लिखा है। उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क 2 लाख जमा करना आवश्यक होगा। उपरोक्त सभी लिखा है, उपरोक्त मतलब ऊपर जो है। अब इसमें देख लीजिए, मॉपअप चरण की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिए जाने की स्थिति में अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात सीट से त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप रिक्त सीटें जो होंगी वो मॉपअप चरण के पश्चात संस्था स्तर पर कराए जाने वाले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। ये आप समझिए, जो सीएलसी राउंड होता है वो सीएलसी राउंड में जो मॉपअप राउंड से बच्चे सीट छोड़ के जाएंगे उन नंबर ऑफ सीट्स को सीएलसी राउंड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये समझ लीजिए आप, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है, उपरोक्त बिंदु का में वर्णित अभ्यर्थी स्वतः आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए अपात्र घोषित हो जाएंगे। मॉपअप राउंड के बाद अगर आपने सीट नहीं ली तो आप अपात्र हो जाओगे और आपकी जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट बनेगी, ये लिस्ट शेयर करी जाएगी अदर स्टेट्स के साथ में भी, तो आप अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बन सकती है, या तो AA CCC में सॉरी MCC की काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी भी आपकी कैंसिल हो सकती है। ये आप समझ लीजिए। एनआरआई कोटा का मैंने डिस्कस कर दिया कि आप लोगों का 15% एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटे के लिए जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करा है कि 10 लाख रुपए का अग्रिम शुल्क, उसके लिए ये वाला कोड लिखा हुआ है, जो आप सोचो कि अनऑथराइज मैंने कोई चीज आपको दे दी है। जो मैंने आपको बताया था कि एनआरआई कोटे की जो सीट खाली रह जाती हैं उनको जनरल में कन्वर्ट किया जाता है, उनके लिए ये ऑप्शन लिखा है। काउंसलिंग के अंतिम चक्र मॉपअप राउंड में एनआरआई कोटे की रिक्तियों हेतु एनआरआई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, मॉपअप राउंड की बात कर रहा है, दैट मीन्स राउंड 2 के बाद, राउंड 2 तक तो एनआरआई कोटे की सीट एनआरआई रह जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मॉपअप शुरू होता है, मॉपअप राउंड में कोई एनआरआई कोटा नहीं रह जाता है, यह रिक्त अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है, मतलब अनरिजर्व कोटे में ये सारी की सारी सीट चली जाती है और अनरिजर्व कोटे से अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये सीट मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं क्या बोलता है। अब आता है रिजाइन रूल। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है रिजाइन रूल, अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होगा। प्रथम चरण के उपरांत प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने के लिए, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है और आप उससे रिजाइन देना चाह रहे हो तो उसकी जो समय सीमा दी गई है, मतलब सेकेंड राउंड चालू होने से 2 दिन पहले आप सीट से रिजाइन कर दो तो आपको कुछ नहीं देना है, ना तो आपके ऊपर कोई शासकीय सेवा बांड लगेगा, ना आपका कुछ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी मनी तो दी ही नहीं है। निर्धारित समय सीमा के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में उस पर सीट छोड़ने संबंधी बंद पत्र की शर्त लागू होगी, जिसके अधीन शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने पर बंद राशि 30 लाख रुपए अभ्यर्थी द्वारा, तो शासी संस्था मतलब गवर्नमेंट में 30 लाख का बॉन्ड रहेगा, और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप रिजाइन दोगे तो आपको उसकी टोटल जो फीस बनेगी पूरे 5 साल की, 4.5 साल की, वो आपको पेमेंट करनी है। आप इस बॉन्ड को ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड दिया हुआ है ये बॉन्ड को ध्यान रखना। ये बॉन्ड लगेगा कहाँ वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में इसी में बताता जाऊंगा, लेकिन बॉन्ड आप समझिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से रिजाइन देते हो या आपके ऊपर पेनल्टी लगती है तो 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, तभी आप रिजाइन दे पाओगे क्लीन चिट लेके। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से रिजाइन दोगे तो फिर आपको पूरी की पूरी फीस जमा करनी होगी प्राइवेट कॉलेज। जहां जहां हाईलाइट किया हुआ है मैंने वहां वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वही डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इस ब्रोचर में अननेसेसरी की चीजें लिखी हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती हैं। अब देखिए इसमें एक ये और लिखा है, ये क्या है, वो तो प्रवेशित सेवा निरीक्षक के लिए है, ये तो अभी आपके लिए कॉमन स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं एप्लीकेबल होता है, तो कॉमन स्टूडेंट्स का इसमें जानना कोई जरूरी चीज नहीं हो जाती है।
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी जिसको कि रूरल एरिया से जो एक कोटा होता है रूरल एरिया का, उसको उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो समझिए आप। शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी से अभिप्रेत है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। शासकीय मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट स्कूल से। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से 6 से लेके 12 तक कंटिन्यूसली एजुकेशन ली है तो आप रूरल कोटा का बेनिफिट ले सकते हो। अथवा या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक निजी महाविद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात, निजी मतलब 1 से 8 तक अगर आप प्राइवेट में पढ़े हो, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसके अधिकार से जो कॉलेज है उनमें, उसके बाद शासकीय विद्यालय, फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हो और वो भी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक नियमित अध्ययन करते हो तो आपको रूरल एरिया का बेनिफिट मिल जाएगा, आप रूरल एरिया का कोटा लगा सकते हो। क्लियरली ब्रोचर में लिखा है, इसके अलावा और कोई चीजें डिस्कस करना उचित नहीं होता है। जो ब्रोचर में लिखा है वो मैंने आप लोगों के साथ में समझ, ब्रोचर में लिखी हुई चीजों को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पंजीयन का मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करके बता ही चुका कि कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज समझिए आप लोग, ये जो हाईलाइट किया है मैंने, प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी कारणवश प्रथम चरण की काउंसलिंग से पूर्व कराए गए पंजीयन में संशोधन करने के इच्छुक हैं। आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन जब आपके लिए राउंड 2 का स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको करेक्शन विंडो ओपन मिलेगा। ये इसमें ऑप्शन दिया गया है कि करेक्शन विंडो ओपन होता है, ये लिखा है यहाँ पे साफ साफ, ये लिखा है देखो, कराए गए पंजीयन में संशोधन करने के इच्छुक हैं उन्हें द्वितीय चरण की काउंसलिंग से पूर्व निर्धारित समय सीमा में पंजीयन में आवश्यक संशोधन करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थियों को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मॉपअप चरण से पूर्व पंजीयन पुनः खोला जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पूर्व में पंजीयन कराए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो राज्य स्तरीय काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, मतलब एमपी नीट की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मॉपअप चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन पूरा का पूरा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काउंसलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। राउंड 1 खत्म होने के बाद राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी तक रजिस्ट्रेशन का बताया है, अब काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल होगा वो आप लोग जान लीजिए। ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम चक्र के नियम 9 के अंतर्गत आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो, मतलब आपको कोई सीट नहीं मिली है, नियम 10(5) के अंतर्गत बेहतर विकल्प अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने वाले, अगर आप राउंड 1 में सीट आपको मिल गई, फिर आप राउंड 2 में उसको अपग्रेड करना चाह रहे हो तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है, राउंड 1 में आपको सीट मिली लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया तो ये फ्री एग्जिट माना जाता है मोस्टली जगह राउंड 1 में एडमिशन न लेने पे, तो आप राउंड 2 के लिए फिर भी आप एलिजिबल हो। अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण से प्रवेशित सीट रिक्त कर दी गई हो, आपने राउंड 1 में सीट मिली, आपने सीट ज्वाइन करी, इसके बाद आपने रिजाइन दे दिया तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, ये राउंड 2 की एलिजिबिलिटी आ जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है सिक्योरिटी मनी आपकी कब कब जब्त हो जाए। सिक्योरिटी मनी कब से यहाँ लगना शुरू होती है? राउंड 2 से सिक्योरिटी मनी लगेगी थोड़ी, फिर जब मॉपअप राउंड में आप पहुंच जाओगे तो मॉपअप राउंड में एक अच्छा खासा अमाउंट सिक्योरिटी मनी के रूप में लगता है। तो सिक्योरिटी मनी जब्त कब कब होगी वो इंपॉर्टेंट रूल आप लोग जान लीजिए। पात्र अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण में आवंटन हुआ है एवं आवंटन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है, सीट मिली आपने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण हेतु जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि राजसात हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। राजसात को ही जब्त बोलते हैं, फॉरफीट बोल लो अंग्रेजी में अगर आपको जानना है, इसको फॉरफीट बोलते हैं। तथा वे आगामी चरण की काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है, आप नहीं ज्वाइन करते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, आप फिर मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एक ये नियम हो गया। दूसरा क्या नियम होगा? अभ्यर्थी जिन्हें मॉपअप चरण में आवंटन हुआ है, आपको मॉपअप राउंड में सीट मिल गई एवं आवंटन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया, आपने सीट नहीं ज्वाइन करी,
इसमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्हें आवंटन उपरांत स्क्रूटनी में अपात्र पाया गया हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी या स्क्रूटनी जो होती है उसमें अगर आप इनएलिजिबल पाए गए तो भी आपके ऊपर यही नियम लागू होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की मॉपअप चरण की चॉइस फिलिंग से पूर्व जमा कराई गई निर्धारित अग्रिम राशि रुपए 2 लाख राजसात हो जाएगी। मॉपअप राउंड में आप सभी से 2 लाख रुपए मिल रहे लिए जा रहे हैं ना सिक्योरिटी मनी, तो भैया 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी आपकी पूरी जब्त हो जाएगी और आप अगली चरण की काउंसलिंग हेतु एलिजिबल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, ये सीएलसी हो या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड हो, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये आप समझिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या बोलता है? काउंसलिंग के मॉपअप चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रही सीटें स्ट्रे वैकेंसी चरण हेतु अनारक्षित रहेगी। फिर यहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के 3 चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, केवल वही स्ट्रे वैकेंसी चरण हेतु पात्र होंगे। अगर आपको कोई सीट मिल गई थी और आपने रिजाइन किया, नहीं ली, कुछ भी केस रहा है, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको सीट नहीं मिली है, सिर्फ वही एलिजिबल है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये भी आप समझ, ठीक है। रिजाइन रूल आप देखो, आपके ऊपर कब आपको रिजाइन करने से करना है और आपके ऊपर कब ये बॉन्ड लगेगा, कब आपकी सिर्फ सिक्योरिटी मनी से काम चल जाएगा, वो चीजें अब आप समझो। यहाँ से लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल अब रिजाइन के तौर पे। बाकी सारे नियम मैंने आपको समझा दिए हैं 1 बाय 1। काउंसलिंग के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चरण प्रारंभ होने की दिनांक से 2 दिवस पूर्व अगर आप रिजाइन देते हो, सीट से त्यागपत्र दे सकेंगे। ऑनलाइन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा। त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आपको रिजाइन करना है तो आपको अपने कॉलेज जाना ही जाना होगा। इन अभ्यर्थियों पर सीट लीविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा। सीट लीविंग बॉन्ड कितना मैंने बताया था, याद है आपको? 30 लाख रुपए है सीट लीविंग बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। जो एमपी के अंदर हैं उनके लिए 30 लाख रुपीज जो सीट लिविंग बॉन्ड है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और टोटल फीस है प्राइवेट कॉलेज के लिए। जो पूरी 4.5 साल की फीस रहेगी ये प्राइवेट कॉलेज के लिए बॉन्ड रहेगा। तो राउंड 1 वाले को रिजाइन देने पे उनके ऊपर कोई सीट लिविंग बॉन्ड नहीं लागू होगा और वो लोग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे। राउंड 1 में सिक्योरिटी मनी लगती नहीं है तो उनकी सिक्योरिटी मनी जाएगी भी। अब राउंड 2 वालों की बात कर लेते हैं। या राउंड 1 वाला राउंड 2 में आ गया अपग्रेड करके, तो उसके ऊपर भी अब यही रूल लागू होंगे। काउंसलिंग के प्रथम द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉपअप चरण आरंभ होने की दिनांक से 2 दिवस पूर्व तक अपनी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेंगे। आप त्यागपत्र दे दीजिए मॉपअप राउंड शुरू होने के 2 दिन पहले तक। ऑनलाइन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा, वैसे जैसे आपको कॉलेज जाना ही जाना होगा। इन अभ्यर्थियों पर सीट लीविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा। राउंड 2 में भी अगर आप रिजाइन करते हो तो आपके ऊपर कोई सीट लीविंग बॉन्ड नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है? वे अग्रिम चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र होंगे। ऐसे ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों से 2 लाख रुपए एवं एनआरआई अभ्यर्थियों से 10 लाख की राशि आर्थिक दंड के रूप में कटौती की जाएगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, तब आप राउंड 2 से सीट रिजाइन कर पाओगे। एनआरआई के लिए रुपए 10 लाख देने होंगे, तब एनआरआई बच्चा सीट से रिजाइन कर पाएगा। बट सीट लीविंग बॉन्ड आपके ऊपर लागू नहीं होगा। मतलब 30 लाख वाला और फुल फीस पेमेंट वाला क्लॉज आपके ऊपर लागू नहीं होता है। अब बात आती है मॉपअप राउंड। अगर आप मॉपअप चरण की काउंसलिंग प्रारंभ होने के उपरांत प्रारंभ हो गई, उसके बाद यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर सीट छोड़ने संबंधी बॉन्ड लागू होगा। अब समझ लीजिए, आप अगर मॉपअप राउंड शुरू हो गया उसके बाद आपने अपनी सीट से रिजाइन करा तो आपको सीट लीविंग बॉन्ड देना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30 लाख रुपीज देना होगा आपको, जिसके अधीन आपको कॉलेज में जाके महाविद्यालय से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने पर बंद पत्र की राशि 30 लाख, वही जो मैंने आपको बताया स्वशासी के लिए, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको फुल फीस देनी होगी। ठीक है,
वे, और अगर आप रिजाइन करते हो तो वे अग्रिम चरण की काउंसलिंग हेतु अपात्र होंगे। त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये ऑप्शन था पूरा का पूरा आप लोगों के लिए रिजाइन का, कि रिजाइन रूल क्या है और किस तरीके से लगेगा रिजाइन रूल। रिजाइन रूल के बाद भी और कुछ है क्या, इसमें देख लेता हूँ। रिजाइन रूल के बाद कुछ बचा नहीं। रिजाइन रूल आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अगर आप एमपी की काउंसलिंग करवा रहे हो और आप रिजाइन देना चाह रहे हो, तो रिजाइन देने से पहले आप लोग काउंसलिंग में सीट लेने से पहले ही सोच लेना, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ राउंड 1 तो फ्री एग्जिट के साथ है। इसके बाद राउंड 2 से अगर आप सीट रिजाइन कर रहे हो या एडमिशन ही नहीं ले रहे हो तो आपको हैवी पेनल्टी देनी ही होगी। राउंड 2 के बाद मॉपअप राउंड शुरू होने से 2 दिन पहले किया तो 2 लाख रुपए दो भैया। अगर आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो सिक्योरिटी मनी आपकी पूरी चली जाएगी और आप अगली काउंसलिंग के लिए डीबायर हो जाओगे। तो ये सारे के सारे नियम मैंने आप लोगों के सामने क्लियरली डिस्कस कर दिए हैं कि आप लोगों को कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एमपी नीट का। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर पर रीच आउट करके आप एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर लो। एक्सपर्ट काउंसलर के हमारे कोई बहुत खास चार्जेस नहीं है, आपको एक नॉमिनल रेट पे एक्सपर्ट काउंसलर मिल जाएगा और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।